अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ अपनी एक बहुत बड़ी खुशी शेयर करने वाली हूँ। साथ ही मैं अपने फुल डे की मील शेयर करूँगी। और डिनर के लिए मैंने आज लो कैलोरी चाट तैयार की है। उसमें हम पापड़ी बनाएंगे, भल्ले तैयार करेंगे, तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखा देती हूँ। मैंने सिंपल जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही नाश्ता कर रही होती हूँ, तो बस वही है। चाय ली है जिसमें 100 ml दूध है जो हाफ़ पोर्शन डेयरी को कवर कर रहा है। 1 टीस्पून उसमें शुगर है जो 16 कैलोरीज़ के बराबर बनती है। और एक अंडा लिया है जो हाफ़ पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। रोटी एक मेरी अंडा 2 लिया है जो पोर्शन कि कार्ब के बराबर है। मैं घर में जब रोटी तैयार करती हूँ तो वो 70 ग्राम्स का पेड़ा लेकर तैयार करती हूँ। तो और 70 ऑफन जब मैं रात में जो 2 बाहर से पोर्शन परचेज़ करती हूँ कोई भी फ्लावर की चपाती, तो वो तकरीबन बाहर से रोटी 45 ग्राम्स की होती है, जिसे मैं आज तक 2 पोर्शन कार्ब्स में ही कंसिडर कर रही थी। लेकिन एक्चुअली वो तकरीबन 1 पोर्शन कार्ब में आएगा। वो एक्चुअली 1 पोर्शन बहुत ही सिंपल सा नाश्ता था। आज मैं नाश्ते में सीड्स लेना भी भूल गई थी और खजूरें लेना भी भूल गई थी। अगर मैं डेट्स ले लेती तो मेरा 1 पोर्शन कार्ब वहाँ कवर हो जाता। और अब मैं अपनी लंच की प्रिपरेशन कर रही थी, साथ ही साथ मैं डिनर की प्रिपरेशन करती जा रही थी। लेकिन क्लिप्स मैंने सेपरेट कर दी हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। लंच में मैं आज सिंपल सा अंडे और आलू का सालन तैयार करने जा रही थी। बट आज मैंने इसमें तली हुई प्याज, जो मैं ज़्यादातर इस्तेमाल कर रही होती हूँ मार्केट से परचेज़ की हुई प्याज, तो वो इस्तेमाल नहीं की है। और मैं इसके अंदर प्याज कट कर कर ऐड कर रही हूँ। मैं आप लोगों को रीज़न बता दूँगी, बल्कि ऑफ़न मैं आप लोगों के साथ ये जिक्र करती रहती हूँ कि मैं क्यों प्रेफर करती हूँ कि मैं बाहर से तली हुई प्याज ही अपनी करीज़ या ग्रेवीज़ में ऐड करूँ। क्योंकि उसमें ऑयल की जब आपके पास बहुत ही कम क्वांटिटी है तो प्रॉपर तरीके से प्याज एक तो ब्राउन नहीं होती, और फिर दूसरा आपके पास इतनी कम क्वांटिटी है कि अगर आप उसमें प्याज को ब्राउन करेंगे तो फिर ऑयल जितना भी हमारे पास मौजूद है वो सारा प्याज एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन मैंने आज फिर भी एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था। मैंने 2 छोटे प्याज ले लिए थे, लेकिन एक बड़े प्याज की ज़रूरत है, तो बड़ा प्याज लेकर उसे फ्राई करना है। मैंने इसके अंदर 4 टीस्पून ऑयल ऐड किया था और इसमें मैंने प्याज तल ली है। इसीलिए मैं जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो गया था तो बहुत ज़्यादा प्रेस कर 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 प्याज को पैन से निकाल रही थी, क्योंकि मुझे इसे ग्राइंड करना है। लेकिन मैं कोशिश कर रही थी इसमें जितना ऑयल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दबा कर मैं इसे निकाल सकूं, ताकि मेरी फ़र्दर कुकिंग उसमें हो सके। उसी लेफ़्ट ओवर ऑयल के अंदर मैंने आलू ऐड कर दिए थे। उसे भी 3-4 मिनट तक मैंने इसमें सौते किया है या टोस्ट किया है, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद मैंने आलू भी निकाल लिए, तो पैन में बहुत कम तेल रह गया था, बिल्कुल ना के बराबर। तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून एक्स्ट्रा ऑयल डाला। ये एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, मैं टोटल हमेशा 5 टीस्पून ऑयल्स के साथ ही खाना तैयार करती हूँ। लेकिन आज मैंने जब स्टार्ट की थी कुकिंग तो मैंने 4 टीस्पून ऑयल इसी वजह से ऐड किया था, क्योंकि प्याज काफ़ी सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है, तो मुझे आगे ऑयल की ज़रूरत होगी। तो मैं उस वक्त एक्स्ट्रा जो मेरी लेफ़्ट ओवर 1 टीस्पून ऑयल है वो ऐड कर दूँगी। बस इसके बाद जो फर्दर कुकिंग है वो आप लोग देख ही सकते हैं। मसाले मैंने लहसुन अदरक क्रश कर कर ऐड कर दिया था, साथ ही उसे जैसे टोस्ट किया। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि ऑयल बहुत कम था। अगर मैं डायरेक्ट मसाले डाल देती तो मसाले जल सकते थे, कलर डार्क हो सकता था। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएँ, लो फ्लेम के ऊपर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे कुक कर लें, ताकि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। जैसे ही अच्छी तरह भुनाई हो गई थी, मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए, पानी ऐड कर दिया था और इसे गलने के लिए छोड़ दिया था। मसालों में सिर्फ मैंने 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून तलहार मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया था। जब तमाम मसाले भुन गए थे तो बस फिर मैंने इसमें आलू और पानी डालकर इसे गलने के लिए छोड़ दिया था। और जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से डन हो गया था, तब मैंने इसके अंदर जो मैंने तली हुई प्याज थी उसे आधा कप दही के साथ ब्लेंड कर लिया था, वो ऐड किया है। उसे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए कुक किया, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और दही फटे ना। वैसे अगर आप प्याज के साथ दही ऐड करते हैं तो उसमें चांसेस कम ही होते हैं कि दही में कर्डल होने के। जैसे ही उसके अंदर बॉयल आ गया, तब मैंने इसके अंदर बॉइल्ड एग डाल दिए थे। बेटी अंडा नहीं खाती है इस तरह से, तो मैंने 4 अंडे ही इसके अंदर ऐड किए हैं। और मैंने दही और प्याज के साथ आई थिंक हाफ़ टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया था। बिल्कुल ऑप्शनल है। और साथ में मैंने इसके ऊपर
हरा धनिया स्प्रिंकल किया है और इसे बस दम की आंच पर कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। कुछ लोग दही की जगह पर इसमें टमाटर डालना पसंद करते हैं, तो इसमें 3 से 4 टमाटर ब्लेंड कर कर ऐड करने हैं, लेकिन वो फिर आपको जिस वक्त आप मसाले की भुनाई कर रहे थे उस वक्त ऐड करने होंगे, ताकि बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए और मसाला रेडी हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तब आप आलू डालेंगे और फर्दर कुकिंग करेंगे। कुछ लोग बॉइल्ड एग को थोड़े से ऑयल में फ्राई भी करते हैं नमक और हल्दी डालकर, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको प्याज ऐड करने से पहले करना होगा और इसी ऑयल में सारा काम करना है। अब मैं अपनी प्लेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को बताया था मैंने कि लंच में कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं 1 पोर्शन कार्ब लिया करूँ, तो मैं 6 टेबल स्पून राइस ले रही हूँ। मैं यूजुअली 8 टेबल स्पून लिया करती थी, लेकिन मैंने अब 2 टेबल स्पून कम कर दी है। प्लेट में राइस निकालने के बाद तसल्ली नहीं हो रही थी, तो उसका वेट चेक कर लिया। 80 ग्राम आप कुक्ड राइस ले सकते हैं एज 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स, वो ले लिया है। एक अंडा लिया है जो हाफ पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। ग्रेवी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैं डरती नहीं हूँ ग्रेवी लेते हुए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना खा लूँगी। काफ़ी सारा ग्रेवी का पोर्शन होता है और मेरे हिस्से में 1 टीस्पून ऑयल से ज़्यादा नहीं आना होता। इसके साथ मैंने थोड़ी सी सैलड ले ली है। तो ये है मेरा आज का लंच का प्लेटर और मैंने आज पूरे दिन में फ़िलहाल अभी तक बिल्कुल भी फ्रूट कंज्यूम नहीं किया। अब मैं डिनर की तैयारी कर रही थी और मैं डिनर में बनाने वाली हूँ माश की दाल के दही भल्ले। मैंने 1 पाव माश की दाल को 5 घंटे के लिए सोक कर रख दिया था और अब मुझे इसे ग्राइंड करना था। मैंने यहाँ पर एक गलती की है कि मैंने यहाँ पर अपना पोर्शन इस स्टेज पर ही अलहदा कर लिया था और मैंने सेपरेट ही अपने लिए जो पोर्शन निकाला है उसे ग्राइंड किया है, उसे फेंटा है। आप लोगों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब आइडिया हो गया है कि ये इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से फैमिली के लिए कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पूरी दाल एक साथ पीस लें, एक साथ उसे फेंट लें। मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं एक्चुअली कर क्या रही हूँ। मैं इसमें सोडा ऐड नहीं करूँगी, तो मैंने दाल को थोड़ा थिक सा थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर ब्लेंड कर लिया है, ताकि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, उसमें दाना ना रहे। मुझे पर्सनली वैसे बेसन की दही फुल्की ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज आप लोगों के साथ मैं दही भल्ले ही शेयर कर रही थी। खैर, अब इसको हमें एयर इसके अंदर ऐड करनी है, तो या तो आप इसके अंदर सोडा ऐड कर दीजिए और बस क्विकली आप इसे फ्राई कर लीजिए फैमिली मेम्बर्स के लिए। मैं इसके अंदर सोडा नहीं ऐड करी, इसलिए मैं इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपको इसे अच्छी तरह से फेंटना है। आप इसे या तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह की डायरेक्शन में भी आप हाथ घुमा रहे हैं, आपको स्टार्ट से लेके एंड तक उसी डायरेक्शन में हाथ घुमाना है। क्योंकि अगर आपने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो जो एयर पॉकेट्स इसके अंदर बने हैं वो तमाम ख़राब हो जाएंगे और दोबारा से दाल बैठ जाएगी। इसे चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जिस वक्त आप इसे फेंटना स्टार्ट करेंगे उस वक्त जब आप इसे थोड़ा सा बैटर को ऊपर उठाएंगे तो वो ड्रिप करेगा, नीचे गिरेगा, लेकिन जब बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर एयर भर जाएगी तब आप बैटर को उठाकर हाथ में और हाथ को पलटेंगे तो वो गिरेगा नहीं, जिस तरह हम एग वाइट्स को केक के लिए बीट करते हैं। और एक दूसरा मेथड ये है कि आप बहुत ही छोटा सा डॉलप या बॉल बना लीजिए बैटर का और उसे किसी पानी से भरे हुए प्याले में डालें। अगर वो ऊपर फ्लोट कर रहा है इसका मतलब है कि बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ पर हाथों से फेंटकर पहले फैमिली मेम्बर्स के लिए पूरा बैटर रेडी किया है और इसके बाद मैं अब अपना बहुत ही छोटे पोर्शन का भी बैटर इसी तरह से बीट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतना प्रॉपर बीट नहीं हुआ जितना वो बड़े वाला बोल बीट हुआ था। तो यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि पहले से आप इसे सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आप 2 टेबल स्पून भर कर अपने लिए जब अच्छी तरह से बैटर को फेंट लें तब सेपरेट कर लीजिएगा उस स्टेज पर। 2 टेबल स्पून भरकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब इसके अंदर दाल की क्वांटिटी से ज़्यादा एयर की क्वांटिटी आ गई है, तो इसलिए 2 टेबल स्पून इनफ है। लेकिन अगर आप सोडा के साथ तैयार कर रहे हैं और उस वक्त इतना ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं है आपका बैटर, तो फिर आप इसे 2 टेबल स्पून ही लीजिएगा। मैं यहाँ पर एयर फ्रायर में अपने दही भल्ले रेडी कर रही थी, तो मैंने यहाँ पर सिलिकॉन मोल्ड जो मुझे पहले हाथ में आए मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं। बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम आज एयर फ्रायर में कुछ कुक करने जा रही हूँ। मैंने सिलिकॉन मोल्ड्स को भी थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे किया है, हालांकि सिलिकॉन मोल्ड्स में कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप प्री हीट कर दीजिए ओवन को तकरीबन 2 मिनट के लिए 180 डिग्री पर, और इसके बाद मैंने इसे 180 या 160 डिग्री पर इसे मैंने तकरीबन 8 मिनट के लिए कुक किया है। बहुत पतले बने थे। आई थिंक इसमें शायद सोडा के साथ अगर मैं बनाती तो शायद उसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट आता है, थोड़े राइज़ हो जाते प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये रेसिपी ऑयल के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। खैर, मैं आप लोगों को इसकी शक्ल दिखा देती हूँ, क्योंकि जब ये पानी के अंदर सोख होंगे तो ऑलरेडी इसकी साइज़ भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो ये इस तरह के दही भल्ले रेडी हुए थे।
अब मैं एक और बैच भी रेडी कर रही थी ताकि मेरा ये बैच रेडी हो जाए, तो मैंने इसे ज़िप लॉक बैग में भरकर अब फ्रीज़र में रख दिया है ताकि जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं बस निकालूंगी और इसे पानी के अंदर सोक कर दूंगी, तो जब मूड हुआ खा लिया जाएगा। अगर आप एयर फ्रायर में बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है सिलिकॉन मोल्ड इस्तेमाल करें। आप पेपर कप्स जो मार्केट में बहुत इजीली मिलते हैं, आप उसके अंदर, या फिर एलुमिनियम फॉइल जो डिस्पोजेबल कप्स मिलते हैं कपकेक के, उसमें भी ये ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहें तो ओवन में भी सेम इसी तरह से 160 और 180 के बीच में आप टेम्परेचर रखिएगा और इसे 8 से 12 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इसे डायरेक्ट नॉन स्टिक पैन के अंदर 2 डॉलप्स बनाकर डाल दीजिए और इसे कवर कर बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर कुक कर लें और बीच में इसकी साइड को चेंज कर लीजिएगा। तो इस तरह से भी आप इसे कुक कर सकते हैं। मैंने पहले सोचा था कि मैं एक बैच जो है वो नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर कुक करूँगी ताकि वो भी आप लोगों को भी दिखा दूँ और मुझे भी इसका रिज़ल्ट का अंदाज़ा हो जाए। बट मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बार बार सबके फ़ोन आ रहे थे रिश्तेदारों के, तो उसी एक्साइटमेंट में मैं बिल्कुल भूल गई और मैंने दूसरा बैच भी एयर फ्रायर के अंदर ही डाल दिया था। और अब आप देख सकते हैं दूसरा बैच मेरा फिर भी बहुत अच्छी तरह से कुक हुआ है, थोड़ा सा थिक है। पहला बैच मैंने 180 डिग्री पर कुक किया था और दूसरा बैच मैंने 160 डिग्री पर कुक किया है। बेस से बहुत सॉफ्ट है और ऊपर से जो थोड़ा सा क्रिस्प हो रहा है वो सिर्फ मुझे लग रहा है इस वजह से कि मैंने जो इसके अंदर मोल्ड यूज़ किए हैं उसमें फीट्स हैं, जिसकी वजह से इसकी हाइट बढ़ गई और वो ऊपर जो हीट जो आ रही है उसके बहुत करीब पहुंच गया था मोल्ड। तो इसके लिए बेहतर है कि जो कप्स या मोल्ड्स यूज़ किए जाएं वो बिल्कुल बेस पर आपके टच करने चाहिए। तो आई थिंक ये फीट वाले सिलिकॉन मोल्ड्स एयर फ्रायर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब थोड़ी हिम्मत बढ़ रही है तो ट्राई एंड एरर के साथ इंशाल्लाह कभी ना कभी परफेक्ट रेसिपी तैयार हो ही जाएगी। और अब बहुत एक्साइटेड हूँ कि डिफरेंट रेसिपीज़ को ट्राई करती रहूँ। तो जो ट्राई करती रहूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कहाँ मिस्टेक हो रही है और किस जगह पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना बैच रेडी हो गया था, साथ ही साथ मैं फैमिली मेम्बर्स के लिए इसे डीप फ्राई करती जा रही थी, लेकिन आप लोगों को दोनों चीज़ें एक साथ इसलिए नहीं दिखाई ताकि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो जाए। तो पहले मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा बॉल डाल दिया था ऑयल के अंदर ताकि मैं इसका टेम्परेचर चेक कर लूँ। बॉल जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे तो वो फ़ौरन से ऊपर नहीं आना चाहिए फ्लोट कर कर, अदरवाइज़ वो बाहर से तो कलर उसका आ जाएगा लेकिन अंदर से दाल कच्ची रह जाएगी। तो बस इसकी इतनी फ्लेम होनी चाहिए कि जब आप इसके अंदर दही भल्ले का बैटर या दही बड़े का बैटर डालें तो कुछ सेकंड्स के बाद वो स्लोली ऊपर आना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इवन कलर आया है और कितने अच्छे बॉल रेडी हुए हैं बगैर सोडा के। इसे गीले हाथों के साथ बॉल्स बना कर डालना है। आप अगर इसे फ्लैट पसंद करते हैं तो फिर आप डीप फ्राई में नहीं करेंगे, आप इसे फ्राई पैन में तैयार कर लीजिए। तो बिल्कुल जो फ्लैट कबाब की शेप के दही भल्ले रेडी होते हैं तो वो आपके रेडी हो जाएंगे। बहुत सॉफ्ट दही भल्ले रेडी होते हैं। मैं इसे खोलकर भी आप लोगों को दिखा दूंगी जब तक दही भल्ले रेडी हो रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशी शेयर कर देती हूँ। तो आज मेरी बेटी का इंटर का रिज़ल्ट आ गया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपकी औलाद की सक्सेस इस तरह से आपको नज़र आती है। अब बोर्ड के जो प्रेस रिलीज़ उसमें आपकी बेटी का नाम सबसे पहले है। दूसरा, जब आप न्यूज़ चैनल्स खोल रहे हैं तो नीचे ट्रैकर पर आपकी बेटी का नाम अगर नज़र आए तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर खुशी होगी। हालांकि उसने बहुत ज़्यादा मुश्किल में इस बार के एग्ज़ाम्स दिए थे क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरी अम्मी की एंजियोप्लास्टी हुई थी और मैंने उन दिनों में चैनल पर भी काम नहीं किया था। तो मैं तकरीबन अम्मी के पास ही होती ही थी सुबह से लेकर रात तक। बेटी ही घर भी मैनेज कर रही थी और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उस पर बहुत बहुत करम किया है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब दोबारा से हम रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैं इमली और खजूर की चटनी बना रही थी जिसकी कैलोरीज़ काउंट करनी है। तो मैं यहाँ पर तीनों चीज़ें 100 ग्राम्स ले रही हूँ। मतलब इमली भी 100 ग्राम ली है, गुड़ भी 100 ग्राम लिए हैं और खजूर भी मैंने बीज निकालने के बाद 100 ग्राम्स लिए हैं। लेकिन खजूर को मैं ग्राम्स में सिर्फ देख रही थी क्योंकि मुझे तीनों की क्वान्टिटी सेम चाहिए। अगर आप कप्स में ले रहे हैं तो तीनों को इक्वल 1 कप के बराबर ले लीजिएगा। इमली को मैंने कुछ देर के लिए 1.5 कप पानी में भिगो कर रख दिया था और फिर हाथों से बहुत अच्छी तरह से मसल कर और फिर छन्नी से छान कर मैंने इसका पानी इसमें ऐड कर दिया है पैन में। साथ ही खजूर और गुड़ भी ऐड कर दी है। इतनी देर तक इसे कुक करना है कि गुड़ बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए और खजूर सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, सौंठ का पाउडर और काला नमक और नमक ऐड किया है।
मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक किया है और इसके बाद मैंने इसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दिया था। और मैंने इसके अंदर साथ ही गर्म पानी थोड़ा सा साइड पर रखा हुआ था क्योंकि मुझे लग रहा था चटनी बहुत ज़्यादा थिक हो रही है। जैसे ही आप खजूर ब्लेंड करेंगे तो उसकी थिकनेस आती है चटनी के अंदर, तो मैं वो पानी इसके अंदर ऐड करती जा रही थी और मैंने इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए दोबारा से कुक कर लिया था। और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी चटनी रेडी हो गई है। अब जब ये ठंडी हो गई थी तब मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया था कि इसमें कितने टेबल स्पून चटनी मेरी रेडी हुई है। मेरी यहाँ पर 30 टेबल स्पून प्रिपेयर्ड चटनी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी इतनी ही तैयार हो, आप भी इसे काउंट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ इसकी कैलोरीज़ बता देती हूँ। मैं यहाँ पर खजूर को फ्रूट के पोर्शन में काउंट कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसकी पीसेस को भी काउंट कर लिया था। तो तकरीबन 10 खजूर हैं जो मैंने 100 ग्राम्स में ली थी और मैं उमूमन छोटे साइज़ की मेरी ये खजूर है। तो अगर आप छोटे खजूर ले रहे हैं तो 3 खजूर ले सकते हैं 1 पोर्शन फ्रूट में, और अगर बड़ी खजूर ले रहे हैं तो फिर आप उसे 2 खजूर आप 1 पोर्शन में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 3 पोर्शन खजूर के मौजूद हैं, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है फ्रूट के मौजूद हैं। तो मैं इसे फ़्रूट में ही कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इतना फ्रूट खाती ही नहीं हूँ। तो जब भी मैं चटनी कंज्यूम करूँगी तो एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी जब मैं इसमें से 1 टेबल स्पून सिर्फ चटनी यूज़ करूँगी तो उसमें बहुत कम क्वांटिटी फ्रूट की आएगी। वैसे तो आई थिंक इमली भी फ्रूट के पोर्शन में आती है। आई थिंक 2 टेबल स्पून अगर आप इमली ले रहे हैं तो वो आपका 1 पोर्शन फ्रूट को कवर कर रहा है। बट मैं यहाँ पर इमली को की कैलोरीज़ को काउंट कर उसे ट्रीट में कंसिडर करूँगी। मैं आपको खजूर के साथ और खजूर के बगैर दोनों की कैलोरीज़ बता रही हूँ। अगर आप पूरे दिन में फ्रूट पोर्शंस अपने प्रॉपर ले रहे हैं तो फिर आप इसे खजूर जो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं उसे भी आप ट्रीट में ही काउंट कीजिएगा। 100 ग्राम इमली में 239 कैलोरीज़ हैं, 100 ग्राम गुड़ में 368 कैलोरीज़ हैं, 100 ग्राम खजूर में 282 कैलोरीज़ हैं। अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो 889 कैलोरीज़ बन रही हैं टोटल। और मेरे पास यहाँ 30 टेबल स्पून इमली की चटनी तैयार हुई है, जिसे मैं 30 से डिवाइड करूँगी तो 29.6 1 टेबल स्पून में 29.6 कैलोरीज़ मौजूद हैं। और अगर मैं खजूर को फ्रूट पोर्शन में कंसिडर कर रही हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पर इमली और गुड़ का पोर्शन लूँगी, इमली और गुड़ की कैलोरीज़ लूँगी जो कि 607 बन रही हैं। और इसे जब मैं 30 टेबल स्पून में डिवाइड कर रही हूँ, मतलब 30 से डिवाइड कर रही हूँ, तो वो 20.2 कैलोरीज़ बन रही हैं। मतलब अगर आप तीनों चीज़ों को अगर ट्रीट में काउंट कर रहे हैं तो आपकी 1 टेबल स्पून चटनी 29.6 कैलोरीज़ की है। और अगर आप खजूर को फ्रूट के पोर्शन में लेकर बाकी 2 चीज़ों की कैलोरीज़ को ट्रीट में काउंट कर रहे हैं तो 20.2 1 टेबल स्पून की कैलोरी बन रही है। तो इस तरह से आप अपने अंदाज़े से 120 कैलोरी की जो आपकी ट्रीट अलाउड है डेली की, उसमें इसे कंज्यूम कर सकते हैं। आप डेली किसी भी तरह की चाट में ये चटनियाँ यूज़ कर सकते हैं या अपने स्नैक्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो स्पाइसेस हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कैलोरीज़ काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी रेडी हो गई है। अब हमारी चाट के लिए हमें ग्रीन चटनी रेडी करनी है जो कि बहुत ही क्विक और झटपट रेडी हो जाती है। हरी चटनी के लिए मैंने लिया है 1 कप हरा धनिया। मैं थोड़ी सी जो इसकी पतली स्टेम्स होती हैं वो ज़रूर साथ में लेती हूँ। छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है। इसकी जगह पर आप 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर या ड्राई जिंजर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। 2 छोटी हरी मिर्चें ली हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो 2 लीजिएगा, अदरवाइज़ सिर्फ 1 मिर्च ही ऐड कीजिएगा। और 1/4 कप के बराबर मैंने इसके अंदर पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं। तमाम चीज़ें मैंने ब्लेंडर जार में डाल दी हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ 1 टेबल स्पून लेमन जूस। फ्रेश लेमन जूस है, आप इसकी जगह पर इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उससे इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड करी हूँ उसमें है 1 टीस्पून शुगर। 16 कैलोरीज़ के बराबर होती है, लेकिन बहुत सारी चटनी है और आप बहुत सारी चटनी नहीं खा सकते, इसलिए मैं इस कैलोरी को काउंट ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप जितनी चटनी कंज्यूम करेंगे उसमें सिर्फ 1 या 1.5 कैलोरी आपके हिस्से में आएगी। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाला है, पिंच नमक डाला था और ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और मैं साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून चाट मसाला का ऐड किया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करते वक्त मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ठंडा पानी डाला था, इससे इसका कलर ख़राब नहीं होता। बेहतर है कि अगर आप ब्लेंडर जग में अगर कर रहे हैं तो फिर आप उसमें आइस क्यूब्स ऐड कर दीजिए। ये चटनी आप गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब मैं दही भल्ले के लिए दही तैयार कर रही थी, तो मैंने 5 टेबल स्पून आई थिंक दही लिया है और वो मेरा 1 पोर्शन डेयरी को कवर कर रहा है। और इसे मैं छलनी से पास आउट कर रही हूँ ताकि बिल्कुल स्मूथ दही तैयार हो जाए और इसमें कोई भी लंप बाकी ना रहे। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना ही नमक ऐड किया था और ना ही चीनी ऐड की है। और बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो दही को इसी तरह से बड़ी छन्नी के साथ पास किया है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी शामिल कर दी थी और दोनों दही मैंने फ्रिज में रख दी थी ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। अगर आप सॉरी मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मैंने माश की दाल में नमक ऐड करना मैं भूल गई थी। मतलब मैं कॉल्स के ऊपर बार बार इतना बिजी हो गई थी कि मैंने दाल के अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया और मैंने भल्ले रेडी कर लिया था। अगर आप ऐड करना चाहें तो उसके अंदर नमक, थोड़ा सा सौंठ पाउडर या अदरक क्रश करके और हरी मिर्च अगर आप टेस्ट के लिए पसंद करते हैं तो वो भी आप पीस कर इसके अंदर थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने जो दही भल्ले बनाए हैं उसमें मैंने नमक तक ऐड नहीं किया है। तो अब जब मैं उसे पानी के साथ बॉईल करूँगी तब मैं उसमें नमक ऐड करूँगी। मुझे ये उसी वक्त पानी में डालने थे। मतलब अगर आपको उसी वक्त जिस वक्त आप तैयार कर रहे हैं और आपको बिल्कुल कंप्लीट रेसिपी फॉलो करनी है तो फिर आप जैसे ही फ्राई पैन में से, कढ़ाई में से दही भल्ले निकालेंगे तो उसे दूसरे पैन में गर्म पानी तैयार रखिएगा और उसके अंदर डालते जाइएगा और उसे आधे घंटे के लिए उसमें सोख होने के लिए छोड़ दीजिएगा। बट मैं यहाँ पर सुबह तकरीबन दही भल्ले तमाम तैयार कर चुकी थी और मैंने शाम में इसे पानी में सोख किया था। चूल्हा बंद कर मैंने इसे कवर कर छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। जब ये सॉफ्ट हो गए तो मैंने हाथों से दबाकर इसका एक्सेस वाटर निकाल दिया था और फिर मैं इसे असेंबल कर रही थी। बट मैं आप लोगों को बीच में पापड़ी की रेसिपी भी साथ शेयर कर देती हूँ जो मैंने एयर फ्रायर में अपने लिए तैयार की है। मैंने यहाँ पर ले लिया है 2.5 टेबल स्पून होल व्हीट फ्लावर जो मेरा 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर कर रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है और इसमें 1 टीस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। आप घी भी ऐड कर सकते हैं, वो आपका 1 पोर्शन फैट को कवर करेगा। अच्छी तरह से उंगलियों की मदद से इसे तेल और आटे को मिक्स करना है। ये थोड़ा सा क्रम्ब टाइप के टेक्सचर बन जाएगा। जब तमाम तेल बहुत अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाए तब आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इसे थोड़ा सा सख्त सा आटा गूंद लीजिएगा। बहुत ज़्यादा सख्त गूंदने की ज़रूरत नहीं है, मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा ही सख्त गूंद लिया था। बाद में मुझे बेलने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी। मतलब जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, लेकिन मेरा आटा कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया था। इसे मैंने कवर कर कुछ देर के लिए छोड़ दिया था और इसके ऊपर ऑयल लगाने के लिए मैंने जिस टीस्पून से पहले ऑयल ऐड किया था उसी में से बहुत कोशिश कर थोड़ा सा ऑयल लेकर मैंने इसके ऊपर ऑयल का हाथ लगा दिया था और इसे कवर कर छोड़ दिया है। अब मैं इसे बेल रही हूँ। आप या तो इसके छोटे छोटे से बॉल्स रेडी कर लीजिए और तमाम पापड़ियाँ इसी तरह से तैयार कर लें। मतलब अलग अलग आप इसे बेल कर तैयार कर लीजिए। मैं यहाँ पर बड़ी रोटी बेल कर और उसमें कटर की हेल्प से मैं यहाँ पर लिड यूज़ कर रही हूँ जार का, उसकी मदद से मैं इसे कट कर रही हूँ और इसके मैं राउंड सर्कल्स छोटी पापड़ी के साइज़ की तैयार कर रही हूँ। मेरी इस आटे में 2.5 टेबल स्पून में 5 पापड़ी रेडी हुई है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा भी ऐड किया था। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर सकते हैं। अगर आप अजवाइन डाल रहे हैं तो फिर ज़ीरे को अवॉइड कर दीजिएगा। मैं तमाम पापड़ियाँ इसी तरह से कट कर रेडी कर रही थी। जब तमाम सर्कल्स आपके रेडी हो जाएं तब आप इसे कांटे की मदद से अच्छी तरह से प्रिक कर लीजिएगा ताकि एयर फ्रायर में जाने के बाद ये फूले ना। तो मैं तमाम पापड़ियों को पहले अच्छी तरह से प्रिक कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इसे एयर फ्रायर में रेडी कर रही हूँ। उसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था 3 मिनट के लिए। 180 डिग्री के ऊपर मैं इसे प्री हीट कर रही थी और अब मैं तमाम पापड़ियाँ इसके अंदर डाल दूँगी और मुझे टोटल इसे 8 मिनट के लिए बेक करना है 180 डिग्री के ऊपर। और मीनवाइल बीच में मैं इसकी साइड्स को चेंज भी कर लूँगी, मतलब इसकी साइड्स पलट दूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर कलर आ जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी पूरे घर में जब ये पापड़ी कुक हो रही थी और बहुत अच्छा टेक्सचर आया है, बहुत अच्छा कलर आया है। यकीन माने मुझे पापड़ी एक ऐसी चीज़ है जो हम चाट में अवॉइड करते हैं, हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप फ्राई होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल है और पापड़ी के बगैर चाट की जो असल मज़ा है वो नहीं आता। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी जिस बात की थी वो यही थी कि पापड़ी बहुत अच्छी तैयार हुई थी इसमें और बहुत जल्दी तैयार हो गई थी। अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ दही पापड़ी चाट की रेसिपी भी शेयर करूँगी। खैर मैंने अपने हिस्से के जो 3 एयर फ्राइड भल्ले थे
वो प्लेट में ले लिए हैं। मैं यहाँ पर इसे हाफ़ पोर्शन प्रोटीन कंसिडर कर रही हूँ, इसलिए मैंने 2.5 टेबल स्पून बॉइल्ड चने भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, जो कि हाफ़ पोर्शन प्रोटीन को काउंट कर रहे हैं। मेरी मिस्टेक ये हुई कि मुझे तैयार भल्लों का वेट चेक कर लेना चाहिए था। 140 ग्राम तक आप तैयार दाल कंज्यूम कर सकते हैं, तो मुझे शायद आइडिया हो जाता। बाकी के जो लेफ़्ट ओवर भल्ले पड़े हैं उन्हें फ्रीज़र से निकाल कर उनका वेट चेक करना पड़ेगा। आप चाहें तो चनों को छोड़ दीजिए, सिर्फ भल्ले एंजॉय कीजिए, या फिर आप सिर्फ चनों के साथ चाट तैयार कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून इमली की चटनी डाली है। कैलोरीज़ आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ अपने पोर्शन की। शुगर फ्री दही ऐड की है, हरी चटनी ऐड की है, चाट मसाला स्प्रिंकल किया था, और जो पापड़ी जो 3.5 पापड़ी बची थी, क्योंकि 1.5 पापड़ी ऑलरेडी फैमिली मेम्बर्स खा चुके थे और उन्हें बहुत पसंद आई थी, तो जो 1.5 पापड़ी बची थी वो ऊपर से क्रश कर ऐड कर दी है एज़ 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स। आपके पास और भी कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन, मतलब अभी 1 पोर्शन बाकी है। अगर आप इसमें आलू पसंद करते हैं तो ऐड कर सकते हैं। 2 अंडे के साइज़ के आलू आप बॉईल कर ऐड कर दीजिए। आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स आलू में और 1 पोर्शन पापड़ी में आ जाएगा। पापड़ी मैं चूल्हे पर नहीं बता सकती आप लोगों को कि ये बनकर कैसी रहेगी। आप तवे के ऊपर स्लो फ्लेम के ऊपर इसे कुक होने के लिए छोड़ दीजिएगा, हो सकता है उस पर भी इसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। इंशाल्लाह किसी और मेथड से ट्राई करूँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर, मैं आपको इसके पोर्शंस बता दूँ तो 1 पोर्शन प्रोटीन है, हाफ़ दाल से, हाफ़ चने से, 1 पोर्शन डेयरी है, दही में चटनियाँ मेरी कैलोरीज़ में मैंने काउंट की है। जो पापड़ी है वो 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स के बराबर है। 1 टीस्पून जो ऑयल मैंने पापड़ी बनाने में इस्तेमाल किया था वो 1 पोर्शन फैट में काउंट होगा। तो आज डिफरेंट सा डिनर मेरा हो गया था। आप ऐड करना चाहें तो इसमें प्याज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके वेजीज़ में काउंट होंगे और बिल्कुल पोर्शन फ्री है। तो आप अपनी पसंद की चाट अपनी टेस्ट के हिसाब से तैयार कीजिए और एंजॉय कीजिए वेट लॉस में चाट को भी। अगर ये वीडियो और ये कोशिश मेरी आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, कमेंट कर दें, बहुत मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।